पहले हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 चालू करें, उससे पहले हमें कुछ जानना ज़रूरी होगा कि आखिर उस टाइम का एटमॉस्फेयर था कैसा, उस टाइम के लोगों की मेंटालिटी कैसी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में उस टाइम क्या हो रहा था। स्टार्टिंग होती है इसकी क्रिप्स मिशन से। इसका बैकग्राउंड जानने के लिए आप ये समझो, वर्ल्ड वॉर 2 जब हो रहा था, जापान अटैक कर रहा था पूरी ब्रिटिश कॉलोनीज़ पे। इसके साथ साथ जो जापान था उसने हमारा इन्वेड कर लिया था अपना सिंगापुर को, हांगकांग, फिलीपींस को, मलेशिया को, जिसको उस टाइम मलाया बोला जाता था। और ये जो डर था ब्रिटेन के अंदर कि ये इन कॉलोनीज़ के बाद इंडिया के ऊपर भी अटैक करने वाला है। अब डर ये था कि यहाँ पे सक्सेसफुल क्यों हो पाया, क्योंकि लोगों के अंदर प्री एग्जिस्टिंग एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स थे। लोग भड़के हुए थे सरकार के खिलाफ ऑलरेडी, इसलिए वहाँ पे सक्सेस हो गया। और उनको यही डर था कि अब ये सारी जगह उन्होंने कॉन्कर कर ली हैं, अब अगला नंबर इंडिया का है। इंडिया में इसीलिए सपोर्ट पाने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के खिलाफ क्रिप्स मिशन इंडिया भेजा, जो कि यूएस भी चाहता था कि ब्रिटेन जो है, यूके जो है, उस टाइम पे इंडिया में कोई ऐसा काम करे जिसकी वजह से इंडियंस का सपोर्ट उनको मिल सके। तो क्रिप्स एक बंदा था जो कि ब्रिटेन से आता है इंडिया के अंदर, ये प्रोविजंस लेके, कुछ चीज़ें लेके, लुभावनी चीज़ें लेके कि आप हमारा साथ दो, बदले में हम आपको ये चीज़ें करके देंगे। ऐसा ही पहला प्रलोभन जो दिया था वो था डोमिनियन स्टेटस का, कि आपको एक इंटरनल और एक्सटर्नल ऑटोनॉमी मिल जाएगी आफ्टर वॉर अगर आप हमारा साथ देते हो। डोमिनियन स्टेटस से कंफ्यूज मत होना कि इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, नहीं, ये सिर्फ एक स्टेटस देने की बात हो रही है। अगला इसने जो प्रोविज़न दिया था लोगों को फंसाने के लिए वो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कि जो हमारे मेंबर्स हैं इलेक्टेड, जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ में हुए हैं, वो ही आगे नॉमिनेट, मतलब प्रोविंशियल असेंबली से जो लोग आएंगे वो इलेक्टेड होके आएंगे, प्रिंसली स्टेट से लोग नॉमिनेटेड होके आएंगे जो कि प्रिंस से नॉमिनेट होंगे, और इसमें सारे इंडियंस लोग होंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करेंगे और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में काम करेंगे आफ्टर दी वॉर। चलो यहाँ तक तो लोग सुन रहे थे, उनको ठीक लग रहा था। पर जो थर्ड वाला प्रोविज़न उन्होंने दिया, राइट टू सिसीड, इसका मतलब था कि अगर कोई प्रोविज़न, ठीक है, और सॉरी कोई प्रोविंस अनविलिंग है इंडिया ज्वाइन करने में, ठीक है, तो वो अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है और इंडिया से अलग हटके अपने सेपरेट यूनियन की ओर बढ़ सकता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्या रिस्पॉन्स लेके आती हैं, आइए डिस्कस करते हैं। रिजेक्ट हुआ या नहीं हुआ। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उनको ये लाइक नहीं लगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो आप बातें कर रहे हो ये वॉर के बाद क्यों, ये वॉर से पहले क्यों नहीं करा सकते आप। साथ ही जो गांधी था उसने बोला ये पोस्ट डेटेड चेक है, यानी कि ये चेक अब यूज़ में आ ही नहीं सकता क्योंकि आप तो इसके टाइम लिमिट इतनी आगे रख रहे हो। साथ में इसे रिजेक्ट कर देती है कांग्रेस लाहौर सेशन में, क्योंकि उन्हें लाहौर सेशन में ये डिसाइड किया था कि डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए उनको चाहिए अपूर्ण स्वराज। ये वाला जो सेशन था ये 1920 में किया गया था। अलॉन्ग विद दिस उन्होंने ये भी कहा कि दिस इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर पार्टीशन, यानी कि आप इंडिया को अलग अलग विभाजन करने के लिए उकसा रहे हो। साथ में मुस्लिम लीग भी इसके लिए हैप्पी नहीं था, क्योंकि इसके अंदर ना पाकिस्तान का कोई प्रोविज़न मेंशन ही नहीं किया था, जिसकी वजह से जो क्रिप्स मिशन था ये इंडिया में पूरी तरीके से फेल हो गया। आगे इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करने लायक है वो है कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 में आया था। अब ये क्या था और क्यों आया था, इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। जो गवर्नमेंट थी ब्रिटेन के अंदर वो चेंज हो गई थी, अब वहाँ पे लेबर पार्टी पावर में आ चुकी थी, जिसके जो हेड थे वो थे क्लेमेंट एटली, ठीक है, जो ये कहना चाहते थे कि इंडिया का पावर जो है वो उनको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए एज सून एज पॉसिबल, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। और इससे पहले ही यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो चुकी थी। अलॉन्ग विद दिस जो अब इंडिया में इटली के कहने पे एक तीन मेंबर का ग्रुप भेजा जाता है मार्च के अंदर 1946 में। ये तीनों लोग होते हैं। अब इसे कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो तीनों लोग हैं ये वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर थे। सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ कैबिनेट मिशन। इसके अंदर सर पैट्रिक लॉरेंस था, स्टैनफोर्ड क्रिप्स था और A.V. अलेक्जेंडर था। इनके दो ऑब्जेक्टिव थे, टू एस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की नींव डालना सो दैट कॉन्स्टिट्यूशन बन पाए, और टू एस्टेब्लिश द इंटरिम गवर्नमेंट। इंडिया में मतलब कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट वापस जाएगी तो उसकी जगह पे जो काम करेगी इंडिया में इंटरिम गवर्नमेंट, जब तक कि अगले इलेक्शंस नहीं हो जाते, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। ये दोनों ऑब्जेक्टिव लेके ये इंडिया में आए थे। अब इनका प्लान ये था कि ये ना डिस्कशन करने वाले हैं, इंटरव्यू लेंगे सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जितने भी
अलग अलग पार्टीज़ हैं इंडिया में, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, मुस्लिम लीग हो गई, ताकि इनके बीच में जो डेडलॉक है, जो आइसिंग हो रखी है, इसको थोड़ा कम किया जा सके। लाइक डेडलॉक क्यों था? पाकिस्तान की वजह से। मुस्लिम लीग पाकिस्तान छोड़ने को मान नहीं रही थी और आईएनसी अनडिवाइडेड इंडिया की मांग कर रहा था। अब इसकी वजह से कुछ भी चीज़ का सल्यूशन नहीं आ रहा था। 3 हफ्ते हो गए इन्हें डेडलॉक ख़त्म करते करते दोनों के बीच में, पर कोई सुलह नहीं हुई। तो इन्होंने बोला कि अब हमारी बात सुनो, नाउ लिसन। अब उन्होंने अपने की हाइलाइट्स, मतलब जो उनका कैबिनेट मिशन था उसका उन्होंने अब रिकमेंडेशन, जो प्रपोजल्स था वो रखना चालू किया। इन्होंने कहा, नाउ लिसन, देयर विल बी अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है, देयर विल बी नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इन्होंने बोला कि आगे रिकमेंडेशंस में 2-3 चीज़ें और प्रपोज की जाती हैं। सबसे पहला, जो प्रोविंस है अब हमारे इंडिया के, उनकी ग्रुपिंग की जाएगी, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब सेक्शन ए जो है उसमें हिंदू मेजॉरिटी है, ये हमारे मद्रास हैं, ये हमारा सेंट्रल प्रोविज़न है, ये हमारा उत्तर प्रोविज़न है, बिहार एंड बम्बई। देन वी हैव सेक्शन बी, जो बलूचिस्तान है, पाकिस्तान है, सिंध, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि आज का प्रेजेंट डे का पाकिस्तान है, ये सेक्शन बी था हमारा। देन वी हैव सेक्शन सी, आसाम और बंगाल, जो आज हमारा बांग्लादेश है और हमारा थोड़ा वेस्ट बंगाल और असम का एरिया है। पर सीन ये था कि आफ्टर 5 साल इनमें से कोई भी स्टेट जो है या प्रोविंस जो है वो दूसरे सेक्शन में आने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अब इसका यहाँ पे डिवीजन करना वाज बेसिस ऑन दिस रिलीजन ओनली, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 3 टायर फेडरेशन। यहाँ पे 3 टायर फेडरेशन प्रपोज की गई थी कि लाइक जहाँ पे अलग अलग काम किए जाएंगे, ठीक है। पर साबित क्या हुआ उससे साबित ये हुआ कि यूनियन जो है वो लिमिटेड है, यानी कि जो स्टेट मतलब सेंटर होगा हमारा वो बहुत ज़्यादा वीक होगा, जिसकी वजह से जो स्टेट हमारे प्रोविंसेस हैं वो ऑटोनॉमस बनने के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी पावर होगी। और साथ में इसमें प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनका क्या होगा? अब उनके पास ऑप्शन है कि या तो वो ज्वाइन कर लें इंडिया यूनियन, या तो एग्रीमेंट कर लें ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में, और कुछ भी कर सकते हैं फिर वो उसके बाद अगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं। पर इतनी पावर उन्हें दी गई थी कि वो अपने सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर साथ में रेसिडुअल पावर के साथ कुछ भी काम कर सकते हैं, लॉ बनवा सकते हैं अपने प्रिंसली स्टेट के अंदर। साथ में उन्होंने फोकस करा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वही असेंबली है जिसकी वजह से इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब उन्होंने क्या किया, प्रोविंस असेंबली से 293 मेंबर्स को और प्रिंसली स्टेट के 93 मेंबर्स को मिला करके बनाई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसका काम था इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। अब ये सारी बातें इंडिया में फॉलोअप तो की गई, पर इसका रिस्पांस कैसा था वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जो रिस्पांस था, जिन्ना हैप्पी था इससे, उसको लग रहा था कि पाकिस्तान ना अब और बड़ा हो जाएगा, 2x का बन जाएगा। जहाँ तक अभी उसको हाफ पंजाब और हाफ बंगाल मिलने वाला था, अब उसको बंगाल के साथ साथ पूरा आसाम भी मिल रहा है, पूरा पंजाब भी मिल रहा है। तो अब जो उसको पाकिस्तान मिलने वाला है, जस्ट बिकॉज कि अब जो स्टेट जो है सेंट्रल लेवल पे कमज़ोर है और प्रोविंशियल लेवल पे स्ट्रॉन्ग है, तो ग्रुपिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। ये दिमाग में था पाकिस्तान के। पर जो कांग्रेस है उसके दिमाग में ये था कि ये अनडिवाइडेड इंडिया रह जाएगा हमेशा के लिए। ग्रुपिंग जो है वो कंपलसरी नहीं है। लाइक मैंने आपको बताया था ना, सेक्शन ए, बी और सी है। अब उनमें कहने का मतलब ये था कि कुछ जगह में नेशनल कांग्रेस का ना दबदबा अच्छा था, तो वो कह रहे थे कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में नहीं जाएंगे। अब इन दोनों को कन्फ्यूजन हुआ, इन्हें लगा ग्रुपिंग है मतलब कि रिजिड है ये सिस्टम, इनको लगा कि वो रिजिड सिस्टम नहीं है, वो ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस है। अब इन्होंने जब जाके ये बात मिशन से पूछी, कैबिनेट मिशन से, कि क्या कौन सी बात सही है कि ये कर सकते हैं, ग्रुपिंग कंपलसरी है या फिर ये एक ऑप्शनल थिंग है, उन्होंने बोला कि एक ऑप्शनल थिंग है। तो जिसकी वजह से जिन्ना जहाँ पहले हाँ बोल रहा था इसके लिए कि हाँ मैं करने को तैयार हूँ, मुझे अच्छा लगा ये वाला, वो डिनाई कर दिया कि मुझे अब नहीं चाहिए ये। कैबिनेट मिशन भी फेल कर दिया उसने। अब लेटर क्या हुआ, आईएनसी ने भी इसे डिनाई कर दिया। यहाँ पे भी आईएनसी का कोई स्टैंड नहीं था, पर यहाँ पे आते आते उसने मना कर दिया। उसने बोला कि चलो बाकी सारी ठीक हैं, चीज़ें मान ली, पर अगर वीक सेंटर रहेगा तो लिटरली पाकिस्तान बनने की नौबत कभी भी आ सकती है और 1 क्या 1000 पाकिस्तान बन जाएंगे उस टाइम पे। पर उन्होंने कहा कि ये जो बातें करी गई थी ये बेस्ट प्रपोजल रही हैं अब तक के लिए। एक्सेप्ट कर लिया था आईएनसी ने इसको फिर भी अगस्त 1946 में। और
इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए रेडी हो गए थे। मतलब बातें चाहे कुछ भी हो, उन्होंने कहा वीक सेंटर है, पर कुछ चीज़ें चेंज करने के बाद इन्होंने एट द एंड हाँ कर दिया। पहले मना करा, फिर इन्होंने हाँ कर दिया उस चीज़ के लिए। और अब इंडिया में इंटरिम गवर्नमेंट भी बनवाने को रेडी है और साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने को भी रेडी है। सो ये सब कुछ हो पाया हमारा कैबिनेट मिशन की वजह से। और इसी मिशन के बाद हमारा जो मेन चीज़ आती है वो आती है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो कि माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। उसे हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और वो हमारा लास्ट वीडियो होगा। थैंक यू।